एक नेक्स्ट हेडिंग ढूंढे, अर्निंग्स पर शेयर। जी करें जी स्टार्ट। अर्निंग्स पर शेयर के अगर आप वर्ड्स पे गौर करें तो ये एक फार्मूला है, अर्निंग्स पर शेयर। बिजनेस का अगर प्रॉफिट उठाया जाए और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाए, क्या बोला मैंने? सपोज 1 लाख प्रॉफिट है और 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल नहीं, शेयर्स हैं। और अगर ना पता चले तो शेयर्स हमेशा ऑर्डिनरी की बहस हो रही है। तो 1 लाख क्या अज्यूम किया मैंने, और 10,000 सपोज शेयर्स हैं, एक आपके पास 10 रुपये आंसर आएगा। तो 10 रुपये इज अर्निंग पर वन शेयर। जब पर शेयर हम बोलेंगे तो पर शेयर का मतलब पर एक शेयर। 1 लाख अर्निंग 10,000 शेयर्स की है, तो एक शेयर पे 10 रुपये अर्निंग हुई है। तो दिस 10 रुपये इज कॉल्ड एज अर्निंग पर शेयर। लेकिन ये जो कैलकुलेशन अर्निंग पर शेयर, स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। चेक वो ये करते हैं कि कंपनीज की कंपैरेटिवली स्पीकिंग अर्निंग पर शेयर्स क्या हैं, और फिर ये भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल को होंडा लिमिटेड है तो उसकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज आ रहा है। सेम कंपनी की परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग पर शेयर पिछले सालों से भी देखी जाती है, और एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर उसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज के साथ भी कंपेयर की जाती है, और देन इन अर्निंग्स पर शेयर की बेस पे शेयर होल्डर्स फिर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो ये रेशो इतनी इंपॉर्टेंट है और लोग इसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि इसके लिए फिर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अलग बना दिया गया है, ताकि हर कंपनी इसे एक ही तरीके से कैलकुलेट करे, ताकि अर्निंग पर शेयर आपस में कंपेरेबल रहे कंपनीज की भी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंपनी की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी कंपेरेबल रहे। तो सिर्फ इस स्टैंडर्ड में IAS 33 लिखा हुआ है। हमने क्या सीखना है कि अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे होती है। तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और अर्निंग यहाँ प्रॉफिट्स को कहा जा रहा है। फिर कौन सा प्रॉफिट है, कैसे ही बहस है, वो इंशाल्लाह अभी हम खोल के बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट एक आसान सा अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हो रहा है ये। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन के लिए पूरा एक स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे IAS 33। कभी आज से पहले आपने कोई रेशोस पढ़ी? तो ये भी एक रेशो है, लेकिन इसी एक रेशो की कैलकुलेशन पे हम इंशाल्लाह अपना टाइम देते हैं। बेसिक क्लियर रखिएगा, मतलब प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर है। बाकी इंशाल्लाह जब बहस है वो भी आपके सामने ऐसा ऐसा खुल के आ जाएगी। एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ पढ़ लें। अर्निंग पर शेयर इज अ रेशियो यूज्ड इन द financial analysis of a set of financial statements. This ratio is, however, so useful and mature that standard IAS 33 had to be developed to control the method of calculation thereof. स्टैंडर्ड बना दिए गए और फिर स्टैंडर्ड की बेस पे अब सब कंपनीज अपनी EPS कैलकुलेट करेंगी, बल्कि इसकी एब्रीविएशन के साथ लिख रहे मैंने अभी बोली है, EPS, कैपिटल EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर। दिस स्टैंडर्ड सेट आउट हाउ टू कैलकुलेट। न्यूमरेटर होता है जो शायद डिवीजन के ऊपर लिखा होता है, डिनोमिनेटर बेस को कहते हैं। न्यूमरेटर में अर्निंग है और डिनोमिनेटर में बेस में नंबर ऑफ शेयर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 33 ये है, द ऑब्जेक्टिव IAS 33 इज टू सेट आउट प्रिंसिपल्स फॉर नंबर 1 के EPS कैलकुलेट कैसे होनी है, और नंबर 2 फिर बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि EPS के डिस्क्लोजर्स भी होते हैं, फिर EPS प्रेजेंट कैसे होनी है, शेयर होल्डर्स को कहाँ लिख के दिखानी है, कैलकुलेशन कैसे होनी है नंबर 2, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में EPS कहाँ शेयर होल्डर्स को लिख के दिखानी है। Purpose of standardizing the calculation and presentation of the EPS is to make it easier for the user of financial statements to compare the performance of
different entities in the same reporting period and same entity for different reporting period over time। ये पता है सबको? हमारी कंपनी है, उसकी परफॉर्मेंस पिछले सालों से भी देखी जाएगी और हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस उसी सेक्टर की रिमेनिंग कंपनीज के साथ भी देखी जाएगी। ठीक है सर? अच्छा, पहले एक स्टोरी सी चल रही है इस पेज पे, फिर बाद में याद करने वाली चीज क्या है वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। पहले जरा एक स्टोरी सी पढ़ते जाए। स्कोप ऑफ IS-33 क्या मीन्स है? स्कोप का यह मतलब है कि IS-33 एप्लीकेबल किस पे है। IS-33 applies only to public traded entities or those which are about to be public traded। public traded entities का यह मतलब है लिस्टेड कंपनीज। ये स्टैंडर्ड सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है। लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? ऐसी कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। कंपनीज फिर प्राइवेट भी होती हैं, पब्लिक अनलिस्टेड भी होती हैं, उन पे एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है, या वो कंपनीज जिन्होंने लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया है, और दोज विच आर अबाउट टू बी पब्लिकली ट्रेडेड। प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज ने अगर एप्लीकेशन फाइल कर दी है स्टॉक एक्सचेंज में कि हमें भी लिस्ट किया जाए, तो ये उन कंपनीज पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये लिस्टेड पे एप्लीकेबल है, और जो होने वाली लिस्टेड कंपनीज है, होने वाली है लिस्टेड कंपनीज, उन पे भी एप्लीकेबल है। ये प्लेस क्लियर है? मींस किन पे एप्लीकेबल नहीं है? जो लिस्टेड नहीं है उन पे एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट पे नहीं है, अनलिस्टेड पे नहीं है। ये सिर्फ लिस्टेड पे है या जो कंपनीज लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। A public listed, a public traded entity is an entity whose shares are, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है, पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज वो होती हैं जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं, मींस वहां से खरीदे भी जा सकते हैं, और जिनके पास हैं वो वहां जाके बेच भी सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके शेयर्स लिस्टेड नहीं होते, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल परचेज नहीं हो सकते। इसी तरह पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज भी अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल परचेज नहीं कर सकती। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी कोई, तो उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जाके अगर आपके पास हैं तो बेच भी सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं। डन हो गया सर? नेक्स्ट एक और रेशो का जिक्र है, पढ़े जरा। प्राइस अर्निंग रेशो, उसकी एक एब्रीविएशन बनी है P/E एंड द अर्निंग्स पर शेयर। अब दो रेशोज हैं जिनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है। अर्निंग पर शेयर फिर एक हेडिंग है। अर्निंग्स आर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स, का मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। यहाँ इसमें जब अर्निंग्स वर्ड आएगा तो अर्निंग्स का मतलब वो प्रॉफिट जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। आपने पढ़ा बहुत कुछ हुआ है, उसे इकट्ठा करना है हमने। आपको पता है कौन सा प्रॉफिट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, या उसमें से भी अगर कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो तो वो भी लेस किया जाता है। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो उनका डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस में, फाइनेंशियल चार्जेस में ऑलरेडी लेस होके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया होगा। लेकिन अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो उनका डिविडेंड भी माइनस करेंगे, तो फिर वो प्रॉफिट बचेगा जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल रह जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, सबको प्रॉफिट में से पैसे देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होंगे। बोर्ड पर जरा देखें, एक रेशियो जरा रिवाइज करना। रेशियो नंबर 18 अभी आपके सामने एक आएगी शायद, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसके सामने एक फॉर्मूला देखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस, अभी मैं फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स की वैसे बात करता हूँ लेकिन जरा ट्राई करते हैं जितनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो चुका होता है और टैक्स अभी होना होता, टैक्स भी हो चुका होता है। फाइनेंशियल चार्जेस में लोन्स का इंटरेस्ट भी होता है, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हो तो उनका डिविडेंड भी वही होता है। लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का अगर कोई डिविडेंड है तो वो बाद में अगर माइनस हो जाए तो फिर वो जो मैंने ऊपर हाथ से अपने लिखा है और आपने अपनी बुक पे उसे बगैर लिखा था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आ जाता है। तो ये अर्निंग है और इससे फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड होना है। ठीक है प्लीज, बाकी मैं और चीजें अभी आपको इन रेशियो से
याद करवाता हूँ, पढ़े अब आपके पास क्या लिखा हुआ है। अर्निंग्स किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू ईपीएस स्टैंडर्ड? अर्निंग्स आर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स का भी वर्ड अगर आएगा तो यहाँ हम बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, वरना अगर एक और चीज जहन में ला सकें जो लानी है कंपलसरी, इक्विटी में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर हो तो ये लोन की तरह होते हैं और ये नॉन करंट लायबिलिटीज में होंगे। इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पैसे भी ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से हो सकते हैं और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी होल्डर्स तो बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। Earning per share is a measure of the amount of earning in a financial period for each equity share, और equity share का मतलब ordinary share. As the name implies, EPS is calculated as earnings divided by number of shares. Earning का मतलब profit available for ordinary shareholders and shares का मतलब ordinary shares से divide किया जा रहा है। Once again इसमें कोई याद करने वाली चीज आई नहीं है। पेज नंबर क्या है यार, पेज नंबर कौन सा? 95 है। देन एक और फॉर्मूला है, रिलैक्स रह के पढ़ते जाए जरा, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो की एब्रीविएशन लिखी हुई है पी रेशियो, इज आल्सो की स्टॉक मार्केट रेशियो। स्टॉक एक्सचेंज में ईपीएस के साथ साथ एक प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने का भी कॉन्सेप्ट है। ये क्या होती है? इट इज अ मेजर ऑफ द कंपनीज करंट शेयर प्राइस मींस मार्केट प्राइस इन रिलेशन टू द ईपीएस। द प्राइस अर्निंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एक फार्मूला ढूंढे जरा प्राइस अर्निंग रेशियो का। प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अब मेरे वर्ड जरा यहाँ गौर से सुने। एक तो सर जी ईपीएस जो है ये इट्स सेल्फ इंपॉर्टेंट है, अर्निंग पर शेयर को लोग बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और देखना चाहते हैं कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस तो एक अपनी जगह ही है। सेकेंडली जो दूसरी रेशियो है पीई रेशियो, ये भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर बड़ा पसंद करते हैं कि ये भी चेक की जाए। इसने भी अगर कैलकुलेट होना है तो इसमें फिर ईपीएस चाहिए। तो ईपीएस की अपनी इंपॉर्टेंस तो है ही है, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो भी अगर कैलकुलेट करनी है तो उसमें भी ईपीएस की कैलकुलेशन चाहिए। इट मींस फिर ईपीएस की डबल शायद इंपॉर्टेंस होगी। एक इटसेल्फ इंपॉर्टेंस है और नंबर 2 ये सही कैलकुलेट होगी तभी प्राइस अर्निंग रेशियो भी सही कैलकुलेट होगी। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो बता क्या रही है, और से फॉर्मूला जरा पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड डिवाइड बाय, आपके पास जो नीचे फिगर्स लिखी है वो बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं। पहले सपोज एक कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस है 50 रुपए और अर्निंग पर शेयर इस कंपनी की है सपोज 10 रुपए। आपके कैलकुलेटर पे एक आंसर आएगा 5 टाइम्स मार्केट प्राइसेस 5 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। मीनिंग इसका क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी इसे। बट इज 5 टाइम्स, क्या चीज किसका 5 टाइम्स? अगर क्या एक है तो क्या 5 है? अब मेरी बात जरा गौर से सुने। आप इन्वेस्टर है फॉर एग्जांपल, आप अगर इस कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो शेयर कितने का है? 50 रुपए का ही है। 10 रुपए का? जब बताया ही नहीं आपने, मैंने तो 50 रुपए का जिम कर लिया। सर जी फार्मूला क्या है यार, खुदा का नाम लें। 50 क्या है, 10 क्या है? 10 मार्केट प्राइस है और 50 ईपीएस है। फार्मूला सीधा करें यार। 50 मार्केट प्राइस पर शेयर है और 10 रुपए एक शेयर की कमाई है। अगर आप एक शेयर खरीदेंगे आज तो कितने का मिलेगा? 50 रुपए का। 10 रुपए क्या है? अर्निंग पर शेयर। 50 रुपए का अगर आपने शेयर खरीद लिया, रिलैक्स रहें, तो आपके 50 रुपए आपकी जेब से चले गए। ऐसे ही होगा ना यार। एक शेयर की एंट्री बोले 50 रुपए का खरीदा, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, 50 रुपए कैश चला गया। देन अगर ये कंपनी हर साल 10 रुपए कमाए तो इट विल टेक 5 years टू रिकवर योर 50 रुपीज। ये 10 क्या है? अर्निंग पर शेयर।
तो अगर ये अर्निंग पर शेयर 5 अगले साल कांस्टेंट रही, तो फिर 5 सालों में आपके ये 50 रुपए रिकवर होंगे। तो ये जब 5 टाइम्स आंसर बताया जा रहा है, ये क्या असल में बता रहा है? इट इज शोइंग, नीचे ढूंढे था इंटरप्रिटेशन, पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये 5 टाइम्स असल में 5 सालों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे 5 साल बना दिए अचानक मैंने? आप एक शेयर कितने का खरीद रहे हैं? 50 रुपए। अर्निंग पर शेयर क्या है? इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस ईपीएस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years, तो इंशाल्लाह हमारे 50 रुपए रिकवर हो जाएगा। क्या आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो या कम हो? अभी लगाएं और अभी आ जाए, आइडियल तो ये है। तो ये 5 टाइम्स क्या बता रहा है? 5 years बता रहा है। अब अपना जरा आंसर देखें, आपके पास जो एक वर्किंग लिखी हुई है, 46 रुपए क्या जीम हुआ हुआ है, 23 रुपए क्या जीम हुआ हुआ है। आज आप एक शेयर कितने का अगर खरीदें? 46 रुपए का, और ईपीएस 23 रुपए, 2 साल अगर कांस्टेंट रही तो आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ 2 टाइम्स का मतलब 2 साल इज द पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टर चाहेगा जल्दी जल्दी मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो? हायर द बेटर, लोअर द बेटर। तो ईपीएस की अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, साथ साथ फिर इन्वेस्टर्स ये भी देखना चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड क्या है, और उसमें भी ईपीएस ने यूज होना है, इसलिए ईपीएस की इंपॉर्टेंस डबल हो जाती है। ये तो थोड़ी सी अगर एक और वर्किंग भी लिख लें अपने पास। जी ठीक है बेटा, ऑनेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इन्वेस्टर भी बनते जा रहे हैं और एनालिस्ट भी बनते जा रहे हैं। दो फॉर्मूले थोड़े थोड़े जरा फाइनल हो रहे हैं। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है जी? ठीक है, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स कैसे कहते हैं, यहां तक आपको क्या पता चला? नहीं, प्रॉफिट, अब थोड़ा सा वर्ड और बोलना है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो बताती क्या है? पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम्स में जो आंसर आएगा वो पीरियड्स में सोचा जा सकता है। आखिरी 2 पैराग्राफ्स पढ़ें। EPS is used by investors as a measure performance of the companies in which they have invested or might possibly invest। एक होता है वो पर्सन जिसे इन्वेस्ट कर दिया हो, वो भी इंटरेस्टेड होगा मेरे एक शेयर में मुझे क्या मिल रहा है, और एक वो पर्सन होता है जिसने अभी इन्वेस्ट करना हो, वो भी देख रहा होगा कौन सी कंपनी ज्यादा अर्निंग पर शेयर कमा रही है। इन्वेस्टर्स आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन द चेंजेस इन EPS। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि 2022 में कंपनी की EPS है 20 रुपए, तो बताएं इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है? इटसेल्फ मीनिंगलेस है 20 रुपए, जब तक कंपेयर ना करें। कंपेयर फिर कैसे कैसे किया जाता है? सेम कंपनी को भी कंपेयर किया जाता है पिछले सालों में, और मार्केट से भी कंपेयर किया जाता है अदर कंपनीज के साथ। साथ ही अगर मैं आपसे कहूं कि 2021 में ये EPS 30 रुपए थी, तो क्या कंपैरेटिव देने से कोई फायदा हुआ? क्या पता चला आपको? अगर आपसे कहूं 2020 में ये EPS 10 रुपए थी, तो इसका मतलब बड़ी वोलाटाइल जा रही है। वोलाटाइल क्या होती है? बड़ी तेज है और तब्दील हो रही है, और तब्दीली पता भी नहीं चल रही बोर्ड पे कि क्या हो रही है। एक सेकंड, ये मुबीन जरा देखना, यहाँ से मुझे सही लग रहा है। लगता है कि तब्दीली आने में वक्त लगता है। जी सर, ये अगर ट्रेंड आपके सामने आ रही है, ट्रेंड 20 30 10, ये जरा स्लो हुआ 20 30 10। अब बताएं इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही
हैज़र्ड सी है, इंप्रूव हुई थी, वापस जा रही है, अब अगला साल रब भी जानता है, मतलब कोई इसमें कांस्टेंट ट्रेंड नहीं है, ठीक ठाक फ्लक्चुएशन हो रही है। ठीक है, तो अगर ये आपको पता चले तो देन शायद फिर आप ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि कांस्टेंट ट्रेंड क्या है। तो यहाँ कोई ट्रेंड सेम नहीं है, यहाँ शायद बस ठीक है, हैज़र्ड फिगर्स जा रहे हैं। तो एक सेकंड लाइन आई थी, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बाकी तो अभी चलते हैं आगे। सेकंड लाइन में लिखा था इन्वेस्टर्स आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन द चेंजेस। सिर्फ एक फिगर पता चल जाना सफिशिएंट नहीं है, वो तब्दीली में इंटरेस्टेड होते हैं। लास्ट पैराग्राफ, EPS should therefore be calculated by all companies in a standard way. Therefore एक फार्मूला बना दी गई, अब सबने ऐसी वर्किंग करनी है, so that investors can obtain a reliable comparison between the EPS and price earning ratio of different companies. तो मकसद ये स्टैंडर्ड का कि एक स्टैंडर्डाइज तरीका हो और स्टैंडर्डाइज तरीके की बेस पे सब वर्किंग करें, क्योंकि इन फिगर्स ने फिर आइसोलेशन में नहीं रहना, इन फिगर्स ने एक दूसरे के साथ कंपेयर भी होना है। अब एक नजर अगर काइंडली जस्ट रीडिंग दोबारा कर लें, इसमें याद करने वाली चीज शायद EPS का और नीचे प्राइस अर्निंग रेशियो का बस एक फॉर्मूला है, और बीच में दरमियान में एक वो आया था कि स्कोप में लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं? इन दिनों में अब आपने ना तो खुद हकीम बनना है और ना ही किसी हकीम की बात पे ज्यादा कान धरना है। दूसरा कान रब ने इन्हीं दिनों के लिए खास तौर पे CA स्टूडेंट को दिया है। लेकिन पहली जो मैंने बात की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद नहीं बनना है, वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। सेल्फ मेडिकेशन ज्यादा खतरनाक है, कोई गलत टीका ना लग जाए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्योंकि खदशा मुझे ये है कि सिलेबस शायद कल एंड हो गया है हकीमों के मुताबिक। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डनरी शेयर बन तो नहीं गए हैं, सर वो प्रोस्पेक्टिवली करेंगे सर। चलें सर, ये अब नेक्स्ट पेज पे जरा ऑर्डिनरी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स की बहस आनी है। ये तकरीबन आपको बातें पता है, कंसंट्रेट प्लीज। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, एन ऑर्डिनरी शेयर इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दैट इज सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लासेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सबऑर्डिनेट का मतलब सबसे नीचे, सबसे नीचे इन सेंस प्रेफरेंस शेयर जरा ज़हन में लाएं जरा। पहले डिविडेंड किसको मिलता है, फिर अगर प्रॉफिट्स बचे तो ऑर्डिनरी को मिलता है। इन केस अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापस होते हैं, एंड में बचे तो ऑर्डिनरी को। तो ऑर्डिनरी बेचारा सबसे सबऑर्डिनेट है, इस एंगल से लिखा हुआ। किस किस एंगल से ये एंड में है, डिविडेंड के एंगल से भी और लिक्विडेशन पे पैसों की वापसी के भी एंगल से सबसे एंड में। ऑर्डिनरी शेयर्स यूज्ड इन EPS कैलकुलेशन आर दोज entitled to the residual profits का मतलब होता है remaining profits of the entity after dividend relating to all other shares have been paid। ये लिखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा देर बाद। रिमेनिंग प्रॉफिट्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को किन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड मिलता है, जो रिमेनिंग बच जाते हैं सबको डिविडेंड देने के बाद, सबको देने के बाद जो पैसे बचते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। उसमें से फिर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कितना रिटेन करना है और कितना डिविडेंड देना है। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स, ordinary shares buy a share in a company to earn dividend when this payment is considered prudent। कौन डिसाइड करता है ये पेमेंट प्रूडेंट है या नहीं, डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं। कौन डिविडेंड डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर। कौन डिविडेंड डिक्लेयर करता है भाईजान, डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। तो वो अगर समझे अक्लमंदी का तकाजा ये है कि डिविडेंड दे दिया जाए तो ओके है, लेकिन अगर वो समझते कि अक्लमंदी इसमें नहीं है कि डिविडेंड दिया जाए बल्कि प्रॉफिट अपने पास ही रखा जाए, अक्लमंदी का तकाजा ये है कि लोन ना लेने पड़ जाए बाद में, इसी को इन्वेस्ट करें और बिजनेस अभी और एक्सपेंड होने दें, इंशाल्लाह डिविडेंड दे देंगे।
हु विल डिसाइड कि डिविडेंड इज कंसिडर्ड टू बी प्रूडेंट और नॉट? मैनेजमेंट डिसाइड करती है। हाँ, अगर एक दफा मैनेजमेंट डिक्लेयर कर दी है तो फिर ये लायबिलिटी बन जाती है और फिर इसे पे करना होता है। क्या हर साल डिविडेंड देना कंपलसरी है? अगर ना बचे तो भाईजान ये भी नहीं, अगर हमें पता, अगर प्रॉफिट, भाई ने मेरे से सवाल पूछा जी, अगर प्रॉफिट ही ना बचे तो नहीं बचा तो नहीं बचा, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आवाम को वैसे भी, आम शेयर होल्डर्स को नहीं बचा तो नहीं बचा, इंशाल्लाह अगले साल मिलेगा। अगर अगले साल भी ना बचा तो इंशाल्लाह फिर मिलेगा, फिर ना मिला तो इंशाल्लाह मिलेगा। और अगर आपको जल्दी है तो शेयर भेज दें, किसी और जगह पहुंच जाए, वरना इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। क्या बचेगा तो मिलेगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बाय शेयर क्यों खरीदते हैं जी? नंबर 1 टू अर्न डिविडेंड, नेक्स्ट लाइन में एंड फॉर कैपिटल ग्रोथ। दो वर्ड सुने। फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आपके दो पर्पसेस हो सकते हैं। नंबर 1, मुझे डिविडेंड मिले। नंबर 2, अगर मैंने 50 रुपए का शेयर खरीदा है तो ये 500 का हो जाए। तो ये 50 से 500, 50 से 60, 50 से 100, ये क्या कहलाता है? ये कैपिटल ग्रोथ है। जैसे शायद आपने अगर टैक्स पढ़े तो कैपिटल गेन पढ़ा हो शायद। तो दो तरीकों से शेयर होल्डर को फायदा होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को एक ये कि उसे डिविडेंड मिल सकता है, और नंबर 2, इंशाल्लाह उसका शेयर प्राइस में भी बढ़ेगा। लेकिन खदशा क्या है? प्रॉफिट ना हो तो डिविडेंड भी नहीं होगा, और कहीं हमारे लेने के बाद 50 रुपए से वैल्यू 5 ही ना रह जाए, ये खदशा भी अपनी जगह है, रिस्क लेना ही पड़ता है। These dividends fluctuate, ऑर्डिनरी डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ये बातें पता है आपको प्लीज? These dividend fluctuate annually depending on profits and available cash reserve। डायरेक्टर जब डिविडेंड डिक्लेयर करने लगते हैं तो प्रॉफिट भी देखते हैं, और फिर देखते हैं बिजनेस के पास कैश भी है या नहीं, और फिर देन अगर सेटिस्फाई हो जाए फिर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। As the terms ordinary and preference implies, the ordinary shareholders have fewer rights, कम rights हैं इनके, as compared with the preference shareholders. By way of example illustration, assume that a company with both preference और ordinary shares are liquidated। liquidated means क्या होता है? वाइंड अप का मतलब क्या होता है? बिजनेस बंद हो जाए। अगर बिजनेस किसी वजह से बंद करना पड़ा है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स will have their capital returned first, and only if there are sufficient funds left over will the ordinary shareholders have their, और अगर ना बचे तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स अपने घर वापस आ जाएंगे। ऐसे ही है, मतलब सिंपल है। ये पढ़े जरा इंडिविजुअली पैराग्राफ को। बिजनेस अगर लिक्विडेट हो जाए तो सबसे पहले एसेट्स बेच के लायबिलिटी सेटल होती हैं। लायबिलिटी सेटल होने के बाद लायबिलिटीज में फिर अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वो भी होंगे। उसके बाद अगर बचे हैं तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न होंगे, और अगर बचे हैं तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बोरियों में पैसे भर के घर ले जाएंगे, वरना बोरी खाली भी रह सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। नहीं, अगर बचा तो फिर सारा उनका, फिर ये नहीं कि अब 10% उनका, 20% उनका, बचा तो फिर सारा ऑर्डिनरी का ही है। दुआ क्या करनी है? मौला बच जाए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, चलिए अब कुछ नई चीजें भी आने वाली हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव मोर राइट्स देन, not only do they have preference on liquidation, but they also have a fixed amount paid out each year in dividend as compared to the ordinary shareholder whose dividends are discretion of the entity and largely dependent on profit and available cash। सब बार बार शायद एक्सप्लेन हो रहा है, सेकंड लाइन जरा अंडरलाइन कर लें। फिक्स्ड अमाउंट पेड आउट ऑफ ईच ईयर, किसकी फिक्स होती है? प्रेफरेंस रिडीमेबल हो या इररिडीमेबल हो, इनका एक फिक्स रेट होता है, 12%, 15%, 10%, और इनकी फिर रेट अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होता रहता है। द रेट ऑफ डिविडेंड, फोर्थ लाइन, पेड आउट इज बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स रेट। फॉर एग्जांपल 10%, अ शेयर होल्डर owning 1000 preference shares with a par value of 2 each। ठीक है, नॉर्मली पार वैल्यू शायद 10 ही होती है, लेकिन अगर पार वैल्यू डिफरेंट हो तो अकॉर्डिंगली वर्किंग करते हैं हम, 100 भी देखते रहते हैं आप। एंड अ रेट ऑफ 10%, अच्छा ये चीज अब हमेशा ज़हन में रहनी चाहिए। ये सेकंड लास्ट लाइन भी थोड़ी सी अंडरलाइन करें। अ शेयर होल्डर owning 1000 preference shares with a par value of 2 each and a rate of 10% पे रुक जाए जरा। अगर डिविडेंड परसेंटेजेस में दिया हो तो ये किससे मल्टीप्लाई होकर अमाउंट आती है?
शेयर से या शेयर कैपिटल से? शेयर कैपिटल कौन सा? नॉमिनल वैल्यूज। मींस अगर 1000 रुपए किसी 1000 शेयर है, सपोज 1000 शेयर है और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 2 है, तो पहले 1000 इंटू 2 करके 2000 रुपया नॉमिनल वैल्यू निकली और फिर 10% रेट लगना है। इफ द डिविडेंड इज गिवन एज अ परसेंटेज, it is multiplied by the amount of share capital, amount of nominal share capital, nominal value of share capital to get the amount of dividend। ये अपने हाथ से भी नीचे एक वर्किंग लिखना है। अब यहाँ से आगे कुछ नई चीजें आने लगी हैं जो पहले हमने डिस्कस नहीं की हुई, तो आप एक सेकंड इस तरह करें, रेशियोज में आप वॉल्यूम 1 शायद आपके पास ना हो, जिनके पास है वो तो जरा वॉल्यूम 1 जरूर निकालें। और एक 3 टेबल पढ़े थे एक जमाने में हमने, कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर्स के एंगल से। पेज नंबर जरा रेशियोज में कोई ढूंढ के बता देंगे जिनके पास वॉल्यूम 1 है। जिनके पास वॉल्यूम 1 नहीं है वो बोर्ड पे गौर से देखें, सब कुछ नजर आ रहा है। 117 जी, जिनके पास अवेलेबल है वो काइंडली जरा 3 टेबल रिवाइज करें, पेज 117 पे है और 2 शायद नेक्स्ट पेज पे है। इंडिविजुअली जरा रिवाइज कर लें, आपने कुछ लिखा भी हुआ है। जिनके पास नहीं है आप काइंडली जरा बोर्ड से पढ़ना शुरू करें। हम आफ्टर 3 मिनट्स इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इन टेबल्स को रिवाइज कर लेंगे। इंडिविजुअली काइंडली आप जरा पढ़ लें। जिनके पास अवेलेबल नहीं है उनके लिए बोर्ड पे मैंने ओपन कर दिया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी जी पढ़ लिया था जो लोग बोर्ड से पढ़ रहे थे। सेकंड टेबल पढ़ा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कंप्लीट कर लेंगे तो बताइएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहाँ लिखा होगा? इक्विटी में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ लिखा होगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज में नॉर्मली लिखा होगा। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी में ही होगा, जस्ट आफ्टर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। एक अलग लाइन होगी। ऑर्डिनरी डिविडेंड कहाँ नजर आ रहा होगा? और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में। लेकिन अगर कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से उनका डिविडेंड कहाँ नजर आ रहा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में विद इन फाइनेंशियल चार्जेस नजर आ रहा होगा। कभी भी अगर हम वर्ड यूज करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
तो अंडरस्टूड बात है कि उसमें से अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड था तो लेस हो गया होगा। हाँ, लेकिन अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो वो भी लेस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाके होगा। अगर ऑर्डिनरी डिविडेंड भी है और इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो पहले इररिडीमेबल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेनर अर्निंग्स के कॉलम में नजर आ रहा होगा, उसके बाद फिर ऑर्डिनरी डिविडेंड नजर आ रहा होगा। कौन से दो डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होंगे? इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जस्ट लाइक अ लोन है, उनके पैसे लाइबिलिटीज में है और उनका इंटरेस्ट जस्ट लाइक इंटरेस्ट, उनका डिविडेंड जस्ट लाइक इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस में विद इन प्रॉफिट एंड लॉस होता है। वोटिंग राइट सिर्फ किसके पास है? इररिडीमेबल हो या रिडीमेबल हो, उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। लिक्विडेशन अगर हो जाए तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिडीमेबल को पैसे जाते हैं, फिर रिडीमेबल और फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पैसे वापस होते हैं। ठीक है सर, बाकी चीजों की इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस कर लेंगे। दो चीजें और कम या चलें रिवाइज कर लेते हैं। डिविडेंड रेट सिर्फ ऑर्डिनरी का वेरिएबल है, बाकी ये फिक्स रेट है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो। ठीक है, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ के दोबारा याद आ जाता है। देन सर इसमें का हम वापस अब पेज नंबर 96 पे शायद आप हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पढ़ रहे हैं हम, उसमें एक और वेरिएशन आ रही है। कुछ प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कम्युलेटिव होता है और कुछ का नॉन कम्युलेटिव होता है। मींस प्रेफरेंस शेयर्स विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड भी दो तरह के हो सकते हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फुल कंसंट्रेट जरा, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और किसी वजह से अगर किसी साल डिविडेंड नहीं दे सके और नॉन कम्युलेटिव है तो फिर उस साल का अब देना भी नहीं है, अगले साल जाके पिछला साल जहन में नहीं लाना। लेकिन अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इस साल किसी वजह से डिविडेंड अगर नहीं दे सके तो भूलना नहीं है, अगले साल नहीं अगले सालों में भी देना पड़ा तो पिछला सारा देना है। अगर एरियर्स डिविडेंड, पिछले पुराने डिविडेंड इग्नोर हो जाने हैं तो फिर वो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। और अगर किसी वजह से पिछला डिविडेंड नहीं दिया और अगले सालों में देना है तो ये तभी होगा जब कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे। तो डिविडेंड के एंगल से एक कम्युलेटिव है जो हजरत अभी आज ही कॉस्ट की क्लास में भी थे, तो कम्युलेटिव का मतलब आपको पता ही है, लेकिन ज्यादा खदशा फिर आपसे ही है। FA1 वाले नौजवान जो अभी भी क्लास में एंटर हुए हैं, आपको कुछ समझ आया है कम्युलेटिव क्या होता है? आए जरा इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं, मैंने सही बताया ही नहीं। Cumulative preference shares indicate that if a dividend was not paid out in a particular year, perhaps पैसे नहीं थे, these area dividends, पुराने dividends must be paid out in future to the holders of these shares when the funds become available। ये किसकी बात हुई है? Cumulative preference shareholders। No dividend may be paid out to the ordinary shareholder। अच्छा, ordinary shareholder का फिर मसला, अगर cumulative preference shares हैं और किसी पिछले 3-4 सालों में डिविडेंड नहीं दे सके तो अगले साल में जाके पहले पिछले सारे भी देंगे, उनको देने के बाद अगर बचेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। नो डिविडेंड मे बी पेड आउट टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स अंटिल द एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड हैव बीन पेड। नॉन कम्युलेटिव कौन से होंगे? आर दोज वेयर इफ अ डिविडेंड इज नॉट पेड आउट इन अ ईयर, दीज अनपेड डिविडेंड्स नीड नेवर टू बी पेड। तो समझ आ गया? प्लीज बता दें अपने वर्ड्स में, नॉन कम्युलेटिव क्या होते हैं? इतनी मायूसी तो नहीं होती होगी यार, कम्युलेटिव क्या होते हैं? ऑर्डिनरी को कब मिलेगा? प्रेफरेंस पूरे होंगे तो मिलेंगे, और अगर कम्युलेटिव थे तो पिछले सालों के भी अगर रहते हैं। अच्छा ऑब्वियस, अगर पिछले सालों को दे दिए तो बहस खत्म होगी।
पिछले सालों में अगर पिछले सालों के दे दिए तो ओके है, लेकिन अगर पिछले सालों में नहीं पे हो सके थे तो फिर अगले सालों में अगर पे कर रहे हैं तो फिर ये कम्युलेटिव में बहस है। चलता जाऊँ आगे। देयर इज अ फर्दर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंस शेयर्स। ये वेरिएशन तो आपका पहले पता है। रिडीमेबल क्या होते हैं, वैसे मीनिंग क्या रिडीमेबल? रीपेबल, काबिल वापसी है, और इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल, ये फिर वापस पैसे नहीं होने अनलेस बिजनेस वाइंड अप हो जाए। उसी तरह जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पैसे वापस होने, शेयर होल्डर हैज नो राइट कि वो ड्यूरिंग द बिजनेस, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस आके अपने पैसे वापस मांगे। ये कंपनी की डिस्क्रिशन है, मर्जी है कि अगर वो चाहे तो, लेकिन ये बात जो मैं अभी करने लगा ये शायद पहले आपको पता नहीं है। शेयर होल्डर हैज नो राइट, बाकी जो मैं अभी ये कहने लगा था ये शायद पहले जमाने में एक सिलेबस में होता था, अभी आ जाएगा दोबारा। शेयर होल्डर के पास ये राइट नहीं है वो कंपनी से आके के मेरे से हो गई गलती, मेरे करें पैसे वापस। हाँ वो स्टॉक एक्सचेंज जा सकता है, वहां कोई बायर मिल जाए तो बेच सकता है, वरना कंपनी से आके वापस पैसे डिमांड नहीं कर सकता। कंपनी लिक्विडेट होगी फिर डेफिनेटली नहीं, फिर भी अगर इंशाल्लाह बचेंगे तो उसको जरूर वापस देंगे, अल्लाह माफ करे, को खाने पीने वाली बहस नहीं। आखिरी पैराग्राफ पढ़ेगा। Redemption of a share involve the company returning the amount invested by the shareholder to this shareholder at some time in future. Shares that are redeemable should be classified as liability instead of equity, in which case the related dividends will be recognized as financial charges in the statement of comprehensive income instead of as dividend in the statement of changes in equity, as in case। ये वाली लाइन अब क्लियर होनी चाहिए, ये आखिरी 4 लाइनें तो अंडरलाइन करना। जी ऐसे ही होगा, ये तैमूर साहब ऐसे ही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पिछला भी देंगे, जब फंड्स इकट्ठे होंगे तो पिछले भी देंगे और अगले भी देंगे। जी तैमूर साहब जज़ाकल्लाह। देन अजय सर, एक नेक्स्ट पेज पे एक इंपॉर्टेंट चीज सही ध्यान में रखनी है जरा। एनी कंफ्यूजन जी? कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव समझ आ गया ना? ये याद करने वाली भी कोई चीजें नहीं आई। याद करने का मतलब कोई ऐसा रट्टे वाली बहस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। बेटा ऑर्डिनरी तो कभी भी कम्युलेटिव नहीं होते। नहीं दिया नहीं दिया, फिर नहीं दिया नहीं दिया, फिर अगर कभी दिया तो इंशाल्लाह दिया, पिछले तो बहस ही नहीं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कभी भी कम्युलेटिव नहीं है। प्रॉफिट हो गया तो इंशाल्लाह ओके है, नहीं है तो नहीं है। प्रॉफिट हो भी गया तो डायरेक्टर कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अगले साल देंगे, फिलहाल रिटेन करके री इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो भी शेयर होल्डर्स के अपॉइंटेड होते हैं, और डायरेक्टर खुद भी शेयर होल्डर होते हैं। उन्हें भी पता होता है कि अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करें तो हमें भी नहीं मिलना है, लेकिन डायरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी डिसीजन मेकिंग करें। और अगर वो समझते हैं शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के साथ, डेफिनेटली मीटिंग्स होती हैं आपस में। कंपनी लॉ तो अभी आप नहीं पढ़े होंगे, अच्छी बात नहीं पड़ेगा। मीटिंग्स होती हैं शेयर होल्डर्स की आपस में, उसमें फिर डिसीजंस लिए जाते हैं, मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन होते हैं। तो जो मेजोरिटी फैसला कर ले उस पर फिर अमल दरामद होता है। आज एक पॉइंट रिमेंबर, कौन सा पेज आ गया? एज सजेस्टेड ऑलरेडी some preference shares are recognized as liability rather than equity। ये किसकी बात हुई है? And their dividends are recognized as financial charges instead of as dividend in these instances, underlying even if the dividend has not been declared। full concentrate करो, ये बहस किसकी हो रही है? सिर्फ किसकी हो रही है? redeemable preference shares की। वो कहता है even if the dividend has not been declared as at the end of the reporting period, the dividend will be recognized as a financial charges on accrual basis just like interest expense on loan। फर्ज करें साल गुजर गया, लोन लिया हुआ था आपने, साल गुजर गया, लोन लिया हुआ था आपने और लोन का इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो क्या एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे? एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड करते हैं ना जब पैसे देंगे यार। क्या एंट्री फिर भी करेंगे चाहे पैसे नहीं दिए? बिल्कुल उसी तरह रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी लोन की तरह पैसे वापस होने हैं,
लेकिन नाम सिर्फ डिविडेंड इसलिए है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वर्ड लगा हुआ है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड अगर डिक्लेयर ना भी हो तो इवन देन वो अक्रूवल बेसिस पे डबल एंट्री करके बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। बात मेरी समझ आ रही है? समझ आ रही है सर? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड किस चीज पे डिपेंडेंट है? डेक्लेरेशन पे। प्रॉफिट हो भी जाए तो डेक्लेरेशन पे। हम डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट एंट्री कब करते हैं? और अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो प्रॉफिट जो है बिलियन ऑफ रुपीज हो, नो डबल एंट्री ऑफ डिविडेंड। लेकिन इस वक्त बहस किसकी हुई है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सिंपली लोन की तरह है। तो जिस तरह लोन का इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड हो जाता है चाहे पेमेंट नहीं भी हुई, इसी तरह रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे इस साल हम डिक्लेयर नहीं कर सके प्रॉफिट ना होने की वजह से। पता है आपको, अगर लोन हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो या ना हो, आपने देना होता है। प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देना है। पेज नंबर 190 निकाल पाने, 185 निकालें। आपका मशहूर मरूफ सवाल है 195 सुगारो। सुगारो में लॉस बिफोर इंटरेस्ट था कितना? 21। ये क्या था? एक 45 आया था हमारा लॉस आफ्टर टैक्स था, फिर बिफोर टैक्स बन गया था। तो क्या बीच में इंटरेस्ट था? 45 वो था, 21 ये था, 24 एक इंटरेस्ट निकाला था। तो लॉस भी अगर है तो इंटरेस्ट देना है। नहीं बेटा, ये नाइंसाफी वाली बहस नहीं है। ये शायद आपको महसूस ऐसे हो रहा है जैसे ऑर्डिनरी बेचारे बड़े मासूम है। ये बात असल में क्या है? एवरी शेयर होल्डर हैज अ चॉइस, हैज अ डिस्क्रिशन, कि जब वो इन्वेस्टर बनना चाहता है तो उस वक्त डिसाइड करे। देखो, बाय फोर्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है और उस कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, रिडीमेबल भी हैं, इररिडीमेबल भी हैं, आप बताएं आप कहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, सोचे एक मिनट। तो बाय फोर्स आके तो नहीं ऑर्डिनरी, नहीं ऑर्डिनरी क्यों? असल में डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर रिस्क लेने वाला है या नहीं। अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता ज्यादा, वो रिडीमेबल या इररिडीमेबल का डिविडेंड रेट फिक्स होगा और 10-15% होगा। हाँ, कोई अगर ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है कि देखी जाएगी इंशाल्लाह, तो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनेगा, क्योंकि उस केस में फिर 10-15% रेट नहीं होगा, फिर 100% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप रिस्क उठाने वाले इन्वेस्टर हैं या रिस्क कम लेने वाले इन्वेस्टर हैं। तो ये फिर ये को मतलब हायर द रिस्क, एक सेंटेंस बोला जाता है, हायर द रिस्क लोअर द रिटर्न। ऐसी बहस नहीं है, रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो जो कम रिस्क लेना चाहता है वो अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करेगा, जो ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, लेकिन डेफिनेटली जो ज्यादा रिस्क लेगा उसके खादिशे भी फिर ज्यादा है। बाद में वो के काश, और अगर प्रॉफिट हो जाए तो काश वो ले लिया था, काश। तो इंसान ये काश काश के चक्कर में पड़ा रहता है। बिस्मिल्लाह पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाले। काश प्रेफरेंस ले लेता, प्रेफरेंस नहीं हो, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, काश। तो ये काश काश इंसान लगा रहता है। हालांकि गेम शायद बस उसके हाथ में इतनी है कि वो अपनी सोच के मुताबिक फैसला कर लेता है। फ्यूचर रब के हाथ में है। और अगर प्रॉफिट हो जाए तो कहता देखा मैंने कितनी मेहनत की थी, और अगर लॉस हो तो बाद में कहता रब ने मुझे ही लॉस करना था। फिर नहीं देखता कि मैंने क्या किया था। तो इंसान बस ऐसे ही है मेरे जैसा। अल्लाह माफ करे हम इंसानों को, न शुक्रे भी हैं और जरा जल्दबाज भी हैं, भूल जाते हैं। अगर मेरे जैसों का पिछले साल प्रॉफिट 50 करोड़ हुआ है और इस साल प्रॉफिट हुआ है 49 करोड़ 99,99,999, तो ये नहीं देखते कि 49 करोड़ इतना मुश्किल से बोला गया है। मेरे जैसे लोग कहते हैं 1 रुपए का प्रॉफिट में लॉस हो गया। जिस दिन इंसान के प्रॉफिट में लॉस शुरू हो जाए उस दिन सवाए ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के उसे कुछ नहीं हो सकता, उसकी बचत अब कोई नहीं। ये क्या सेंटेंस मैंने बोला? प्रॉफिट में लॉस हो जाए। पिछले साल 5 अरब कमाया था, इस साल 5 अरब 20 करोड़ कमाया है,
हालांकि और इन्फ्लेशन थी 10%, तो कम से कम 5 अरब 50 करोड़ तो बनता था, एक नई टेंशन। तो इंसान का इलाज कोई नहीं है सवाए जब रब कहता है बेटा तो वापस ही आ जाए, तू इसी चक्कर में पड़ा, मरना तूने है ही, तो तू एक्सीडेंट में ही आ जा, तूने जो कुछ कमाया डॉक्टरों को देना का तेरा इरादा है, तू आ ही जा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही पड़ता है अभी या तब, बार मुश्किल काम है, पैसे जेब में हो तो इंसान जरा मेरे जैसा हो ही जाता है। जी सर, ये इंपॉर्टेंट लाइंस आप अंडरलाइन किए हैं। मेरे सामने क्वेश्चन है, जरा काइंडली आप जरा दोबारा पढ़ने की क्या बात हुई, मैंने भी आपसे दोबारा पूछनी। नहीं बेटा, ये इस तरह से कन्वर्जन नहीं होती है, एक कन्वर्टेबल लोन अलग चीज है, वो भी शायद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता प्रेफरेंस शेयर लिए थे बाद में ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करवा लें। हाँ, प्रेफरेंस भेज दें, दोबारा पैसे आ जाएंगे, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाए। लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग प्रेफरेंस बेच के ऑर्डिनरी बनेंगे, वो अच्छा मतलब प्रॉफिट नजर आ रहा था, बाद में यही ना लॉस ही हो जाए। असल में होना क्या है, आपने जब इन्वेस्ट किया है तो पिछले प्रॉफिट्स में से डिविडेंड मिलना है या अगलों में से मिलना है? जब आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद जो मिलने हैं वो तो अगलों में से मिलने हैं। तो पिछले प्रॉफिट देख के हम फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग अगर करेंगे तो मेरे जैसे लोगों की नीयत क्योंकि ठीक नहीं होती है, पैसे कमा के इन्होंने इधर उधर उजाड़ने होते हैं, तो जैसे ही इन्वेस्ट करते हैं फिर वो कंपनी डूब जाती है। तो आप जैसे माशाल्लाह नेक लोग जो होते हैं, इन्होंने प्रॉफिट कमाने होते हैं किसी अच्छे मकसद के लिए, इंशाल्लाह अपनी जरूरियात भी पूरी करेंगे और कोई डिजर्विंग होगा तो उसकी भी हेल्प करेंगे। तो जैसी नीयत अच्छी होती है रब का करम भी साथ होता है। जी सर, इस लाइन में बात क्या हुई है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है वो अगर डिक्लेयर ना भी हुआ हो तो अक्रूवल बेसिस पे उसी तरह एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा जिस तरह लोन का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक हो गया जी? प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? लेकिन बहरहाल इसी डिस्कशन की हद तक अगर हम रिस्ट्रिक्ट रहें, बाकी अब मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई हुई है कि हम भी तो इन्वेस्टर ही हैं। नॉन कम्युलेटिव और कम्युलेटिव लग रहा है इस बहस से कि वो फिर इरिडीमेबल है, फिर इरिडीमेबल में बहस लग रही है, मैं भी खोल के आगे बताता हूँ। इसका मतलब फिर ये हुआ कि रिडीमेबल में ये बहस नहीं होगी, वो डिक्लेयर हो या ना हो उसे रिकॉर्ड हो ही जाना। तो एक सेकंड मेरा ख्याल, लेट मी खुद कंक्लूड मैं भी करता हूँ, चलिए जाके। लेकिन ये इस वक्त सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बहस हुई है, बाकी मैं भी इकट्ठा खुद करता हूँ। देन आगे लिखा हुआ है, डरे बगैर पढ़े, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, ईपीएस की भी दो टाइप्स हैं। पढ़े जी, क्या नाम लिखे हुए? एक लिखा हुआ सर बेसिक ईपीएस और आगे लिखा हुआ है डाइल्यूटेड ईपीएस, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड। केमिस्ट्री में शायद कभी आपने इस तरह के वर्ड सुने हो। ये सिर्फ इस वक्त नाम आ गए हैं, फिलहाल हमें बेसिक और डाइल्यूटेड वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है। हम अगर सिर्फ ईपीएस वर्ड यूज करेंगे तो फिलहाल हम बेसिक की बात कर रहे हैं। हम जब डाइल्यूटेड में जाएंगे तो फिर बेसिक वगैरह वर्ड लगाएंगे। इस वक्त बेसिक मैं बोल लूं या ना बोलूं, हम इस वक्त बेसिक की बहस कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ नाम आपके सामने इसलिए आ गए ताकि हमें पता हो कि दो डिस्कशंस होनी है। अदरवाइज ईपीएस में वर्ड बोलूं तो फिलहाल मैं किस ईपीएस की बात कर रहा हूं? बेसिक। अब पढ़े जरा, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने फर्स्ट पेज पे? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो गया। अब देन हमने इसको थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन किया था आगे, तो आपके पास भी जरा डिटेल में यही फॉर्मूला नीचे दोबारा लिखा हुआ। अर्निंग्स का मतलब नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द पीरियड, और समटाइम्स हो सकता है प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए, तो देन कैसे बोलेंगे इसे? नेट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। हम फिलहाल जरा पॉजिटिव बात कर लेते हैं और प्रॉफिट के एंगल से जहन में रख लेते हैं। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय, डरे बगैर पढ़े, नंबर ऑफ शेयर्स आने हैं। वेटेड एवरेज वर्ड क्यों है वो अंडरलाइन कर लें, वो मैंने बताना इंशाल्लाह। ऑर्डिनरी शेयर्स इन इश्यू ड्यूरिंग द ईयर की बहस हो रही है। नंबर ऑफ शेयर्स कौन से उठाने? ना रिडीमेबल, ना इररिडीमेबल, ना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स
नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, इट मींस ये ईपीएस जो है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के एंगल से कैलकुलेट हो रही है। तो अर्निंग्स का मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, और शेयर्स का मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स का नंबर की बात हो रही है। बाकी वेटेड एवरेज क्या है इंशाल्लाह अभी ऐसा ऐसा खोल के बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस प्रॉफिट शुड बी, वो ऊपर आया था प्रॉफिट, शुड बी बिफोर डिडक्टिंग ऑर्डिनरी डिविडेंड। मैंने तो कहा था आफ्टर डिडक्टिंग। दिस प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट अट्रिब्यूटेबल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, इट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल डिविडेंड्स इंक्लूडिंग और इंक्लूडिंग ए रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन इसमें से अभी क्या लेस ना हुआ हो, ऑर्डिनरी डिविडेंड लेस करने से पहले की बहस हो रही है। ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर के होल्डर्स की जो बहस हो रही है, इसमें से रिडीमेबल माइनस हो गया होना चाहिए, ए रिडीमेबल माइनस हो गया होना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनरी डिविडेंड माइनस होने से पहले प्रॉफिट की बहस हो रही है। सिर्फ क्या लेस ना हुआ, ऑर्डिनरी डिविडेंड लेस ना हो, नहीं समझ आया? सबके बाद ऑर्डिनरी से पहले। इन द इवेंट द एंटिटी रिपोर्ट्स अ लॉस, पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव फिगर है, प्रॉफिट की जगह लॉस, तो फिर अर्निंग्स पर शेयर को इस तरह बोला जाएगा लॉस पर शेयर। मींस ईपीएस कैलकुलेट होती है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव फिगर बता देंगे 10 रुपए शेयर पर शेयर, 15 रुपए पर शेयर, और अगर लॉस है तो नेगेटिव ब्रैकेट लगा देंगे लॉस पर शेयर। मींस से ईपीएस चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कैलकुलेट करके शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाता है। पॉजिटिव फिगर होगी अगर प्रॉफिट था और नेगेटिव फिगर होगी अगर लॉस हो तो। देन आ जाए अर्निंग्स किसे कहते हैं। बेसिक वर्ड लिखा हुआ है, जब तक डाइल्यूटेड नहीं है इंशाल्लाह कोई मसले की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आगे जाके डाइल्यूटेड भी आना है इसलिए यहाँ भी बेसिक लिखा हुआ है। सिंपली बेसिक अर्निंग का मतलब हम इस वक्त डिस्कस ये करने लगे हैं कि अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट होती हैं, और ये शायद बार बार बोला जा रहा है जस्ट इसलिए कि आपको वैसे ही याद हो जाए। दोबारा पढ़ के देखें, फाइनल ये शायद एक फॉर्मूला है अर्निंग्स कैलकुलेट करने का। प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड उठाया करेंगे आफ्टर टैक्स, कहां से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा लिया करेंगे, उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लेस किया करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड रिलेटिंग टू ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल वाला क्यों नहीं लेस किया करेंगे? अच्छा वंस अगेन ये अंडरस्टूड बहस है कि अगर आप ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रॉफिट वगैरह सही कैलकुलेट हो चुके हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए मसले हैं तो ईपीएस की कैलकुलेशन साइड पे हो जाएगी, पहले हम उन्हें ठीक कर लेंगे। इन अदर वर्ड स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो करेक्टेड है, और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो लॉस आफ्टर टैक्स भी हो सकता है। उसमें से फिर क्या माइनस करेंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अट्रिब्यूटेबल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, और ये फिर वो अर्निंग्स हैं जो हमने अपने फार्मूले के ऊपर स्टार्ट में लिखनी है और फिर इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। ठीक है प्लीज, इन शॉर्ट वर्ड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्निंग्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। अच्छा फॉर एग्जांपल आपके सवाल में अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो फिर भी माइनस नहीं करेंगे। वो अंडरस्टूड बात है कि पहले माइनस डिविडेंड हो चुका होगा, लेकिन कंप्रीहेंसिवली अगर बात करें तो बात ये हो रही है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड टू गेट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। लेकिन लेट्स ट्राई टू कंक्लूड द बहस, फुल कंसंट्रेट द 2-4 मिनट और। प्रेफरेंस डिविडेंड्स are in fact not always deducted, relax होकर पढ़ा। Deciding whether or not to deduct the preference dividend depends on whether the shares are cumulative or non-cumulative। Full concentrate, मेरी तरफ देख के बोल देना cumulative क्या होते हैं और non-cumulative क्या होते हैं। Following guidelines should be helpful when dealing with the irredeemable preference shares. In respect of non-cumulative preference shares, पहले इसका करते हैं, जरा आपस में डिस्कशन करके सोचते हैं कि क्या होना चाहिए।
नॉन कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्या होते हैं? अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हुआ तो देना भी नहीं। नॉन कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हुआ तो अगले सालों में भी देना नहीं है। हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया, क्या माइनस होना है? लेकिन सपोज नॉन कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उनका डिविडेंड इस साल डिक्लेयर नहीं हुआ, तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो अब देना भी नहीं है, इसलिए माइनस करने की कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर डिक्लेयर हो गया है तो फिर माइनस करेंगे। इट मींस अगर नॉन कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनका डिविडेंड तभी माइनस करेंगे अगर वो डिक्लेयर हुआ है। लेकिन सपोज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कम्युलेटिव हैं, फुल कंसिडरेट करना जरा। कम्युलेटिव का मतलब देना ही है, अगर इस साल नहीं भी दिया तो अगले सालों में देना है, फुल कंसिडरेट। हम 2022 में ईपीएस की वर्किंग कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने उठा लिया, कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सपोज इस साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, इवन देन माइनस इसलिए होगा क्योंकि अगर इस साल नहीं भी दिया तो अगले सालों में देना। अच्छा एक सेकंड, अब मिक्स नहीं करनी चीजें। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ कम्युलेटिव था तो शायद डबल एंट्री ना हो, लेकिन मैं इस वक्त ईपीएस की कैलकुलेशन की बहस कर रहा हूं। ईपीएस की कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया और इररिडीमेबल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिविडेंड सपोज डिक्लेयर हुआ नहीं है, एंट्री नहीं भी हुई, तो इवन देन ईपीएस की इस कैलकुलेशन में माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि इस साल अगर नहीं भी दिया तो बाद में देना पड़ना, देना तो पड़ना ही है। और अगर डिक्लेयर हो गया तब तो माइनस होना ही है। तो कम्युलेटिव अगर है तो डिविडेंड चाहे डिक्लेयर हो या ना हो माइनस होगा, लेकिन नॉन कम्युलेटिव डिक्लेयर पे ही माइनस क्यों होगा? क्योंकि अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो फिर देना भी नहीं। आए पढ़ के देखते हैं वहां क्या लिखा। In respect of non-cumulative preference shares, deduct only the preference dividend that are declared, sir. And in respect of cumulative preference shares, deduct the total required preference dividend for the period in accordance with the rate जो भी होगा, whether or not declared. यार जब डिक्लेयर ही नहीं हो तो फिर क्यों माइनस कर रहे हैं? तो फिर देना ही है, और पहले फिर पता हो शेयर होल्डर्स को कि हमारे इस प्रॉफिट में से इतना निकल गया है, निकल जाना ही है, निकला नहीं भी है तो निकल जाना ही है। शॉर्ट वर्ड्स में दोबारा बोल दें, अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो आप माइनस कर रहे होंगे वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड, लेकिन अगर नॉन कम्युलेटिव होंगे तो हम सवाल में ढूंढ रहे होंगे कि क्या इनका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है या नहीं, और अगर डिक्लेयर हुआ तो माइनस करेंगे, अदरवाइज माइनस क्यों नहीं करेंगे? Let me complete the last paragraph so that it should be borne in mind, ये जहन में रहना चाहिए, that where the preference shares are classified as, ये किसकी बहस दोबारा शुरू हो गई है? In case of redeemable preference shares, the dividend should be treated as, in which case these dividend would have already been deducted in the calculation of, these must obviously not be deducted again when calculating the earnings attributable to ordinary shareholder. Definitely किसको माइनस करने की बहस ही नहीं हो रही है। Note, it is always assumed before the calculation of EPS that all accounting entries should have been correctly made and recorded unless there is indication, पता चल गया प्रॉफिट ही सही नहीं है तो क्या चीज साइड पे हो गई? ईपीएस साइड पे हो गई, पहले प्रॉफिट ठीक करेंगे तो ईपीएस स्टार्ट करेंगे। आई होप कि हम कुछ समझ सके हैं। मैं 2 मिनट रुक रहा हूं क्योंकि आप ये पेज पिछले से लेके ये वाला पेज जरा रिवाइज कर रहे हैं। पढ़ लें जरा, इससे पिछला पेज 96 और 97 एक नजर पढ़ लें, मुझे फिर 2-3 क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हैं।
काफी फ्रेश महसूस हो रहे हैं आज, कॉस्ट वालों से नहीं कह रहा, टैक्स वाले भी काफी ब्रेक दरमियान में आइए, रिलैक्स रिलैक्स लग रहे हैं। फिर नौजवानों के खतरा कोई महसूस हुआ है, असर के बाद दोबारा तो नहीं कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है? नहीं नहीं इंशाल्लाह यार, अल्लाह नहीं, खतरा महसूस हुआ, अचानक फ्रेश लग रहे हैं, फंसाया जा रहा हमें। क्या हो गया सर, खैरियत से इतना रिवाइज कर लिया कि मोहल्ले में शेयर होना शुरू हो गया, नॉलेज शेयर हो रहा है, नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, मोहल्ला बदल गया। चलें, अल्लाह करे जी, आज की अगर इंटरेस्टिंग डिस्कशन है तो पहली दफा कोई इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। कैश फ्लो के बारे में इंटरेस्टिंग नॉन इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया जा सकता है, हाईली अनइंटरेस्टिंग थिंग। पढ़ाई होती इंटरेस्टिंग है अभी तक कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि इंडिविजुअली सवाल जीरो से शुरू किया और कैश फ्लो मैच हो जाए? मेरा ख्याल है कि अभी रह गया होना, ये हो गया कहीं अभी तक कोई ऐसा सवाल? कल वाला शायद पहुंच सकता था, ये वाला, अब कौन सा था? हाँ जी, मार्वलस वाला। ये जो संडे लिमिटेड था वो कहाँ तक पहुंचा था? नहीं, एंड तक पहुंचा था, चले अच्छी बात है, इसका मतलब फिर तो अब खुशी हम एंजॉय करना शुरू हो गए। चले, 2 छुट्टियां आ रही, मैं सोचता हूँ फिर कल खुशी खुशी नहीं, टेस्ट इंशाल्लाह फिर जब आप वापस आएंगे फिर लेंगे। जिस आए छोटी छोटी एग्जांपल्स करके घर चलते हैं सर। पेज नंबर इस वक्त आपके सामने, इसके एंड में है लाइन 2, नहीं नहीं, पेज नंबर 1 कौन सा है? इसके एंड में एक छोटा सा ए सिनेरियो लिखा हुआ है, व्हेन देयर आर ओनली ऑर्डिनरी शेयर्स, फुल कंसिडरेट जी, सही तरह जो पढ़ा गया है। If there are only ordinary shares, the entire profit and loss of the company belongs to ordinary shareholders. Example 1, the next page. Simple calculation शुरू हो गई थी। Company has 10,000 ordinary shares in issued throughout 2011. Company earns a profit after tax of 1 lakh. Calculate basic word से परेशान नहीं होना, earnings per share। बताएं जी earnings का फॉर्मूला क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? अर्निंग्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख। ढूंढे कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर नहीं है बहस ही खत्म हो गई। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, आंसर 10 रुपए। अपने साथ साथ ये छोटे छोटे आंसर्स लिखते रहने, आंसर्स नहीं है, 10 रुपीज पर शेयर। डन सर। सेकंड एग्जांपल अब आनी है, अगर ऑर्डिनरी भी हो और प्रेफरेंस भी हो। एग्जांपल 2 ढूंढना है, रुक जाए लिखते हुए, बस रुक गया जहां पे रुकना था, 10 रुपए लिख लिया था। एग्जांपल 2 सिर्फ पढ़े, अ कंपनी हैज
10,000 ordinary shares and 10,000 non-cumulative, non-redeemable 10% rupee to each preference share issued throughout 2011. Company earns a profit after tax of 1 lakh. Company declared the full 2011 dividend owing to the preference shareholders. मेरे वर्ड्स पहले सुनने हैं, रिलैक्स होकर फिर आपने फिगर्स बतानी है. ईपीएस कैलकुलेट होनी शुरू होगी जी. स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढे 1 लाख. एनी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल या इररिडीमेबल? इररिडीमेबल. फुल हिम्मत. नॉन रिडीमेबल इररिडीमेबल एक ही चीज है. कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव? नॉन कम्युलेटिव बट द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. डिविडेंड डिक्लेयर हो गया. कहाँ लिखा? नॉन कम्युलेटिव है, डिक्लेयर हो गया है. क्या माइनस करूं? वर्किंग करवाएं. $10,000. ओके, बिल बेहतरीन हो गया. 10,000 शेयर्स हैं. जरब 2 ढूंढे. जरब 2. शेयर से रेट मल्टीप्लाई नहीं होना, शेयर कैपिटल से रेट मल्टीप्लाई होना. 2 ढूंढे. 2 कहां पे है? 2 क्या है? 2 क्या है? 10,000 क्या था? ऐसे ही लिखा हुआ है यार. 10% रेट है. रुपी टू ईच का मतलब एक शेयर 2 रुपए का पार वैल्यू होगी. तो 10,000 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 2,000. ओके. व्हाई आई हैव डिडक्टेड? ये तो नॉन कम्युलेटिव है. बट द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. ये तो इररिडीमेबल है, इसीलिए तो माइनस किया. इररिडीमेबल, नॉन कम्युलेटिव बट डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. डिवाइडेड बाय और 20,000. 10,000 ऑर्डिनरी है, 10,000 प्रेफरेंस भी हैं. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ओनली. आंसर बताएं. 9.8. वर्किंग लिखें. अच्छा, पर शेयर है ये, हमेशा लिखना है, परसेंटेज नहीं है ये. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे. व्हाट इज 9.8? अर्निंग पर शेयर. जी चलो आगे. एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाए. जी नोट कर लिए. चलिए सही फिनिशिंग टच दें जी. कंपनी हैज 10,000 ordinary shares and 10,000 10% rupee to each preference shares in issue throughout 2012. Profit after tax in 2012 was 1 lakh. Calculate basic earnings. अब सिर्फ अर्निंग्स कह रहा है. अर्निंग्स का मतलब पर शेयर का मतलब डिवाइड बाय शेयर भी करें, और बेसिक अर्निंग का मतलब आपने सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करके फिगर बताना. डिवाइड बाय शेयर कह नहीं रहा, तो जस्ट अर्निंग्स पे फोकस रखें. Assuming that preference shares are, नीचे 4 सिनेरियोस बने हुए, अलग अलग जरा काइंडली. ए सिनेरियो, नॉन कम्युलेटिव, नॉन रिडीमेबल एंड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. फुल कंसंट्रेट. लिखना छोड़ें, लिखवाएं. अर्निंग्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, प्लीज अर्निंग कैलकुलेट करना चाहता हूं. स्टार्टिंग पॉइंट बताएं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख. अब सोच रहे हैं सारा कुछ. प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल है, नॉन कम्युलेटिव है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड है. वर्किंग करवाएं. 10,000 इंटू 2 है इंटू 10% है. आंसर फाइनली 98,000 ही इसमें है. डिवाइड बाय शेयर करने को नहीं कह रहा है. हम लिख लेंगे, आगे जगह बनी लग रही है. हम पहले सारे सिनेरियोस कंप्लीट कर लेते हैं. एनी कंफ्यूजन इन द फर्स्ट सिनेरियो? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन जी?
सेकंड सिनेरियो, प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन कम्युलेटिव है, नॉन रिडीमेबल है। अच्छा एक सेकंड रुका जरा, ब्रैकेट में कहता है दैट इज इक्विटी, नॉन रिडीमेबल है, देयरफॉर इक्विटी का पार्ट है। एंड आगे कहता है डिविडेंड इज 1 लाख है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख है, माइनस वाई नॉट है, नॉन कम्युलेटिव है, इरिडीमेबल तो है लेकिन नॉन कम्युलेटिव है और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसका मतलब 1 लाख रुपया ही बेसिक करनी है। ओके सर। थर्ड सर, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्या है, कम्युलेटिव है और रिडीमेबल है, फुल कंसंट्रेट, एंड द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फुल कंसंट्रेट। स्टार्टिंग पॉइंट 1 लाख है, सोचें आगे, रिडीमेबल है, कम्युलेटिव है, डिक्लेयर भी हो गया है, हम माइनस करवाए अब तो करवा दे, कम्युलेटिव डिक्लेयर भी हो गया है, कहां माइनस होके ही आया होगा, क्यों माइनस नहीं कर रहे, रिडीमेबल है, कम्युलेटिव है, होंगे, डिक्लेयर हो गए तो अच्छी बात है, ना भी हो पिछला पेज देखें, पिछला पेज देखें प्लीज, ऊपर जाएं, कुछ याद आ रहा है वो सही तरह 1 मिनट अप्लाई करवाएं इधर वापस आके। सबको जीरो की वजह पता है क्या, ऑलरेडी फाइनेंशियल चार्जेस में लेस हो गए होंगे, लास्ट वॉर से देखें, कम्युलेटिव है, रिडीमेबल है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, अब तो लाख में से लेस नहीं करेंगे, अभी भी लेस तो नहीं करेंगे, लेकिन कहां लेस होके अभी भी आया होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिक्लेयर डिविडेंड हो या ना हो, फाइनेंशियल चार्जेस में इंक्लूड होके ही आए होंगे। तो दोनों में जीरो की वजह क्या है, दोनों में जीरो की वजह यह है कि दोनों केसेस में फाइनेंशियल चार्जेस में ये फिगर इंक्लूड हो गई होगी। सबको क्लियर है सर? लिखें चाइना सिनेरियोस कौन सा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फुल कंसंट्रेट करो जी। अब क्लियर हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छा आ गया सर। बाकी अब डेफिनेटली के बीच में ये रिडीमेबल होते, कम्युलेटिव होते, तो फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होता या ना हुआ होता, हम माइनस कर रहे होते। तो उसकी क्योंकि एग्जांपल जरा अलग है, इसलिए शायद यहाँ डिस्कशन अभी आई नहीं। देख लिया? नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे इमीडिएटली आफ्टर दिस एग्जांपल। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, एंटिटी को जी है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ 35 लाख, एंटिटी हैज 1 मिलियन रुपीज, 1 मिलियन 10% कम्युलेटिव इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन इशू। सबसे पहले तो ब्रैकेट फाइनल करें, दिस वुड एंटाइटल इन्वेस्टर टू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 1 लाख। कैसे? ये 1 मिलियन क्या था, अब ये शेयर कैपिटल था, शेयर्स नहीं थे, रुपीज 10 लाख है, तो रुपीज 10 लाख इंटू 10% हुआ, 1 लाख डिविडेंड बन गया। देन वो कहता है एंटिटी जी हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशूड थ्रू आउट द ईयर, एंटिटी जी's बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 2011 अब कैलकुलेट हुई है नीचे, लेकिन आप मुझे वर्किंग करवाना। व्हाट इज द कैलकुलेशन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ईपीएस? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 35 लाख, मैंने लिख लिया आपके कहने पे, माइनस बताएं ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कम्युलेटिव है,
ये तो उसने बताया ही नहीं कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ही नहीं, हुआ है या नहीं हुआ है, माइनस होना ही होना है। किसके लिए ढूंढना होता है कि डिक्लेयर हुआ या नहीं? नॉन कम्युलेटिव के लिए ढूंढना है, डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स की तादाद ढूंढें। 1 मिलियन शेयर्स तादाद ढूंढनी है या शेयर कैपिटल ढूंढना है? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ढूंढने हैं। तो 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स मिल जाएंगे और एक शेयर की अर्निंग 3 रुपीज 3.4 रुपीज पर शेयर बन जाएगी। अपने हाथ से आंसर कंप्लीट करना।